Hello, YouTubers and tech lovers out there. Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for You. और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंटेल के CPUs के बारे में। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने इंटेल की जो अलग अलग CPU की जनरेशन है उसके बारे में बात की थी। ओवरऑल जनरेशन जब चेंज होती है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट किए जाते हैं वो मैंने वहाँ पर समझाया था। अब ये जो वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वीडियो कहीं ना कहीं रिलेटेड है क्योंकि कहीं ना कहीं CPUs की ही बात होने वाली है। तो आज यहाँ पे जो CPU की अलग अलग कैटेगरी है वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो जब भी कभी यूज़र एक नया CPU बाय करने की कोशिश करता है या स्टडी करता है, रिसर्च करता है मार्केट में, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि आप जब देखोगे तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट किया कि मुझे एक i3 लेना है, तो आप i3 सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे i3 देखने को मिलेंगे। अगर आप i5 चूज़ करते हो तो बहुत सारे मल्टीपल i5 देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर यूज़र बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है, नहीं समझ में आता कि i3 क्या है, i5 क्या है, i7 क्या है, इन सब में क्या डिफरेंस है। वो जानना एज ए यूज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नया सिस्टम बिल्ड करना है या फिर अपनी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और CPU की जो पूरी कहानी है उसको अच्छे से समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि सारी चीज़ आपको समझ में आए। क्योंकि यहाँ पे भी इस वीडियो में भी कहीं ना कहीं जनरेशन की बात होगी। तो अगर आपको जनरेशन का मतलब नहीं पता है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो नहीं पता है, तो शायद इस वीडियो में आपको कन्फ्यूज़न हो या कुछ नया समझ में आया, ऐसा हो सकता है। तो पूरी चीज़ देखनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल थिंग्स। ठीक है, तो बात करते हैं i3, i5, i7, Xeons, ये सब क्या है। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे यूज़र को ये कन्फ्यूज़न है कि i3 है वो एक प्रोसेसर है। ठीक है, कोई एक प्रोसेसर नहीं है, वो एक प्रोसेसर की पूरी कैटेगरी है। वो मैं समझाऊंगा अभी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इंटेल अपने हर नई जनरेशन के साथ, जब भी कोई नई जनरेशन लॉन्च करती है तो उसके साथ बहुत सारे CPUs लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल i3, मल्टीपल i5, मल्टीपल i7, Xeons, डेस्कटॉप के प्रोसेसर, मोबाइल के प्रोसेसर, एम्बेडेड प्रोसेसर, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के प्रोसेसर लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली जो कंज्यूमर डेस्कटॉप प्रोसेसर्स हैं उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इंटेल जब भी कभी एक नई जनरेशन लॉन्च करती है और जितने भी प्रोसेसर लॉन्च करती है उसमें ये जो डेस्कटॉप कैटेगरी है उसमें भी दो मेन कैटेगरी है जो लॉन्च की जाती है। एक है मेन स्ट्रीम, आपने सुना होगा इसके बारे में डेफिनेटली, मेन स्ट्रीम लाइन ऑफ प्रोसेसर्स। ठीक है, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है एंथुजियस्ट कैटेगरी या वर्क स्टेशन कैटेगरी। एंथुजियस्ट लाइन ऑफ प्रोसेसर्स या वर्क स्टेशन लाइन ऑफ प्रोसेसर्स, ये वर्ड आपने या ये लाइन किसी ना किसी के मुंह से या कहीं लिखी होगी, आपने सुनी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों कैटेगरियों को समझना। पहले ये दो मेन कैटेगरी है, आगे बाद में सब कैटेगरी में इसे डिवाइड किया जाता है। तो पहली कैटेगरी है ये है मेन स्ट्रीम, दूसरी जो है वो है वर्क स्टेशन लेवल की कैटेगरी या एंथुजियस्ट की कैटेगरी। अब पहले बात करते हैं मेन स्ट्रीम की। अब मेन स्ट्रीम उसका नाम ही सजेस्ट करता है कि एक नॉर्मल जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए डिज़ाइन की जाती है। उसमें 3 CPU है, 3 CPU की कैटेगरी है जिसका इंक्लूड होता है। फर्स्ट वन इज़ i3। ठीक है, आपने डेफिनेटली इसके बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा और शायद आपके सिस्टम में कोई i3 प्रोसेसर लगा भी होगा। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि i3 किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो एक ऐसा यूज़र जिसका वर्कलोड इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, बिल्कुल बिगिनिंग यूज़र जिसने कंप्यूटर स्टार्ट करना शुरू किया है, यानी कि स्टूडेंट टाइप का कोई वर्क, या ऐसा कोई इंसान जो अपने कंप्यूटर पर वेब सर्फिंग करता है, MS ऑफिस करता है, टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करता है, या फिर गाने प्ले करता है, मूवीज़ देखता है, ऐसे यूज़र के लिए ये जो प्रोसेसर की कैटेगरी है i3 इज़ दी बेस्ट कैटेगरी। ठीक है, अगर आप ऐसे यूज़र हो और अभी सिस्टम बिल्ड कर रहे हो और प्रोसेसर चूज़ करना चाहते हो तो आपका वर्कलोड अगर ऐसा है तो आपको डेफिनेटली i3 के साथ जाना चाहिए, वो भी लेटेस्ट जनरेशन का i3। यानी कि जो भी सबसे लेटेस्ट जनरेशन है, आप इस वीडियो को फ्यूचर में कभी भी देख रहे हो उस वक्त जो भी जनरेशन लेटेस्ट है उसका एक i3 मॉडल होगा डेफिनेटली, तो उसको आपको चूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ के बारे में। i3 में आपको क्या क्या मिलेगा। तो किसी भी जनरेशन का आप कोई भी i3 देखोगे उसमें आपको 2 कोर्स मिलेगी, यानी कि ये ड्यूअल कोर CPU है, 2 फिजिकल कोर्स मिलेगी। और उसके साथ साथ इंटेल की एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहा जाता है हाइपर थ्रेडिंग। ये उनकी एक खुद की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आपकी वो जो 2 कोर है, अगर आप i3 खरीदते हो तो अगर आप सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाके देखोगे तो वहाँ पर आपको वो क्वाड कोर दिखाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि क्वाड कोर CPU
CPU है, लेकिन फिजिकली वो 2 ही कोर है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हाइपर थ्रेडिंग वहाँ पे वो जो 2 कोर्स है वो 4 कोर हो जाती है। यानी कि एक आपको फिजिकल कोर मिलेगी और एक आपको लॉजिकल या वर्चुअल कोर मिलेगी, ठीक है। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो फिजिकली तो 2 कोर वाला ही CPU है, लेकिन आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एज वेल एज जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके लिए ये जो CPU है वो क्वाड कोर CPU हो जाता है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एज ए क्वाड कोर CPU रिकॉग्नाइज करेगा, एज वेल एज उससे उसी तरीके से काम लिया जाएगा। यानी कि क्वाड कोर CPU के साथ जैसे काम लिया जाता है, क्वाड कोर CPU को जैसे टास्क दिया जाता है हैंडल करने के लिए, वैसे ही उसे हैंडल किया जाएगा और वैसा ही परफॉर्मेंस आपको उसमें से मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हाइपर थ्रेडिंग क्या है। डिटेल में जब वीडियो बनाऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे ये 1 कोर की 2 कोर हो जाती है, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि जो जितनी भी कोर्स होगी उस पर्टिकुलर CPU में, चाहे i3 हो, i5 हो, i7 हो, जितनी भी नंबर ऑफ कोर्स है वो डबल हो जाएगी। तो अगर आप i3 को स्टडी करोगे तो वहाँ पे लिखा होगा 2 कोर्स 4 थ्रेड, ठीक है। तो 2 फिजिकल कोर मिलेगी, 2 वर्चुअल कोर मिलेगी, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए वो क्वाड कोर CPU है, ठीक है। अब इसकी जो प्राइस है वो जनरली कंपेयर टू अदर जितने भी आगे हम बात करने वाले हैं उसके मुकाबले कम रहती है, क्योंकि ये बिल्कुल बिगिनिंग CPU है, बिगिनर के लिए है, ठीक है। तो ये बात हो गई i3 की। i3 डिपार्टमेंट कंप्लीट हो गया, ऐसा यूज़र बिल्कुल बेसिक यूज़र उसके लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब उससे थोड़े से हाई यूज़र, यानी कि एक ऐसा यूज़र जिसका काम थोड़ा सा, ये जो i3 वाले थे जो बेसिक यूज़र, उससे थोड़ा सा आगे है, ठीक है। इतना ज़्यादा आगे भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा उससे बियॉन्ड जाता है। यानी कि आप ऑडियो एडिटिंग टाइप का कोई वर्क कर रहे हो, या इमेज एडिटिंग टाइप का वर्क कर रहे हो, फोटोशॉप पे, कोरल ड्रॉ पे वर्क कर रहे हो, या ऐसा ही कोई लाइट काम, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा भी हैवी नहीं, लेकिन i3 से थोड़ा सा हैवी जिनका काम होता है, या ऐसे गेम्स प्ले कर रहे हो जो इतने ज़्यादा हैवी रिजोल्यूशन नहीं है, इतना ज़्यादा डिटेल्ड ग्राफिक्स नहीं है, ऐसे यूज़र्स के लिए ये जो i5 कैटेगरी है वो बेस्ट रहती है और उन्हीं के लिए ये डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो i5 में आपको फिजिकली, अगर हम टेक्निकलिटीज़ की बात करें, तो जो नंबर ऑफ कोर्स है कंपेयर टू i3 4 कोर मिलेगी। ये एक्चुअल में क्वाड कोर CPU होता है, i3 में सिर्फ 2 मिलती थी, लेकिन यहाँ पे 4 कोर मिलेगी। अब i5 के रिगार्डिंग ये जो हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी है वो, ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक i5 में आपको हाइपर थ्रेडिंग इनेबल नहीं मिलेगा। अगर आपको i5 बाई करना है और अभी की कोई जनरेशन का अगर आप i5 बाई करोगे, लेटेस्ट जनरेशन का, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कोई पुरानी जनरेशन का i5 बाई कर रहे हो तो कुछ i5 में हाइपर थ्रेडिंग नहीं मिलता है, बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता है, और इसको आप भी इनेबल नहीं कर सकते। अगर वो है तो है, या नहीं है तो नहीं है। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको आप इंस्टॉल करने के बाद आप खुद भी इनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो प्रीवियस जनरेशन के कुछ i5 थे जिसमें हाइपर थ्रेडिंग इनेबल नहीं मिलता था। यानी कि अगर वो 4 कोर वाला CPU है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी वो 4 ही कोर है, क्वाड कोर है, और उसी तरीके का आपको परफॉर्मेंस मिलेगा वहाँ पे। लेकिन आज के जो न्यूअर जनरेशन के i5 है उनमें डेफिनेटली हाइपर थ्रेडिंग इनेबल्ड मिलता है। तो 4 कोर वाला CPU भी ऑक्टा कोर CPU, 8 कोर वाला CPU हो जाएगा आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। तो आज की जनरेशन के जो i5 है उनमें हाइपर थ्रेडिंग इनेबल्ड होता है, लेकिन पहले की कुछ जनरेशन थी, शायद 4th जनरेशन या 3rd जनरेशन या 5th जनरेशन, आई डोंट नो एक्जैक्टली, मुझे जनरेशन पता नहीं है, लेकिन उन जनरेशन में हाइपर थ्रेडिंग इनेबल नहीं मिलता था i5 के साथ, ठीक है। तो ये एक मीडियम यूज़र के लिए डिज़ाइन किया जाता है जिसका वर्कलोड इतना हैवी नहीं है। अब बात करते हैं उससे भी थोड़े से हाई यूज़र जिनका वर्कलोड थोड़ा सा ऐसा है, जो ऑडियो मिक्सिंग करते हैं। पहले मैंने कहा ऑडियो एडिटिंग, मैं एक साउंड इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है ये सारी चीज़ें। अगर आपको ऑडियो एडिटिंग करनी है तो i5 इज़ दी बेस्ट, लेकिन ऑडियो मिक्सिंग की जब बात आती है, मिक्सिंग और मास्टरिंग की, तब i5 थोड़ा सा कम पड़ता है, तो हमें i7 के साथ जाना पड़ता है। तो ये जो CPU है, ये जो कैटेगरी CPU की i7, वो उनके लिए डिज़ाइन की जाती है जिनका काम थोड़ा सा i5 वालों से हैवी है। यानी कि ऑडियो मिक्सिंग, मास्टरिंग या वीडियो एडिटिंग, इतना ज़्यादा जाइगेंटिक एडिटिंग भी नहीं, लेकिन स्पेशली यूट्यूब क्रिएटर्स की अगर हम बात करें, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स की, जिनके 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियोस होते हैं, या गेमर्स की बात करें, स्पेशली ये जो कैटेगरी है वो गेमर्स में बहुत पॉपुलर है। तो जिनके पास ऐसे हैवी टाइटल्स हैं, अच्छे रिजोल्यूशन पे प्ले करना चाहते हैं, डेफिनेटली इसके साथ आपको एक GPU भी चाहिए होगा, सिर्फ CPU पे आप नहीं खेल सकते। लेकिन उनके लिए ये जो पूरी कैटेगरी है, पूरी कम्युनिटी है, इसके लिए ऐसे यूज़र के लिए डिज़ाइन किया जाता है i7। तो अगर हम टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो इसमें भी आपको 4 ही कोर मिलेगी जैसे i5 में मिलती थी, लेकिन i7 में आपको ऐसा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग हाइपर थ्रेडिंग कि आपको हाइपर थ्रेडिंग मिलेगा या नहीं। आप कोई भी किसी भी जनरेशन का कोई भी i7 आप चूज़ करते हो, आपको वहाँ पे हाइपर थ्रेडिंग इनेबल्ड ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। i5 की तरह नहीं है कि किसी में मिलेगा, किसी जनरेशन में, किसी जनरेशन में नहीं मिलेगा। i7 किसी भी जनरेशन का हो, कोई भी वर्जन हो, i7 के भी मल्टीपल वर्जन होते हैं,
एक ही जनरेशन में आपको वहाँ पे हाइपर थ्रेडिंग इनेबल्ड ही मिलेगा, ठीक है। और i7 ही है जो इंटेल का एक सबसे पुराना प्रोसेसर है। अगर आप बिल्कुल पहले की जनरेशन देखोगे तो उसमें किसी में i3 और i5 नहीं मिलेंगे, बिल्कुल जो पहली जनरेशन दूसरी जनरेशन अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पे दूसरी जनरेशन में तो शायद i7 इंट्रोड्यूस हो गया था, i3 और i5 हो गए थे, लेकिन उससे पहले की जो जनरेशन है वहाँ पे आपको कोई i3 और i5 नहीं मिलेंगे। लेकिन i7 ये जो कैटेगरी है, ये जो प्रोसेसर है वो इंटेल का सबसे पुराना प्रोसेसर है। हर एक जनरेशन में आपको i7 तो मिल ही जाएगा, i3 मिलेगा या i5 मिलेगा, वो डिपेंड करता है किस जनरेशन का है, लेकिन i7 हर एक जनरेशन में होता है, ठीक है। तो अभी की जनरेशन का कोई i7 लो या पुरानी जनरेशन का कोई i7 लो, उसमें आपको हाइपर थ्रेडिंग इनेबल्ड ही मिलेगा। ऑफकोर्स उस वक्त अगर ये जो हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी है वो इनेबल्ड हुई थी या नहीं हुई थी उस पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल पहले की जनरेशन का कोई i7 देखोगे तो उसमें हाइपर थ्रेडिंग नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त वो टेक्नोलॉजी ही इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। लेकिन जब से ये इंट्रोड्यूस हुई है तब से लेके i3 पे और i7 पे तो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, i5 में थोड़ा सा देखना पड़ता है। ये एक इश्यू है थोड़ा सा जो आपको पर्सनली चेक करना पड़ेगा। तो ये i7 की बात हो गई। इसमें भी फिजिकली 4 कोर मिलती है, तो हाइपर थ्रेडिंग की वजह से आपको 8 कोर मिल जाएगी। ऑक्टा कोर CPU हो जाएगा अगर किसी के पास होगा तो ये उसको पता होगा। तो ये मेन स्ट्रीम कैटेगरी की बात हो गई। 3 CPU होते हैं, i3, i5, i7, i3 में 2 कोर, i5 में 4 कोर, i7 में भी 4 कोर, ठीक है। आप मेन स्ट्रीम कैटेगरी का कोई i7 देखोगे तो उसमें 4 कोर से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा कि बहुत सारे और भी i7 होते हैं जो एंथुजियास्ट कैटेगरी के होते हैं, उसमें आपको 4 से लेके 6 से लेके 8 से लेके 10 तक भी कोर्स मिल जाएगी, लेकिन वो दूसरी कैटेगरी, पूरी एक कैटेगरी अलग है। जैसे मैंने कहा एंथुजियास्ट, वर्क स्टेशन। लेकिन जो मेन स्ट्रीम कैटेगरी के i3, i5, i7 है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्स है वो 4 ही रहती है, ठीक है। तो ये पूरी मेन स्ट्रीम कैटेगरी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं एंथुजियास्ट कैटेगरी की, वर्क स्टेशन लेवल की जो कैटेगरी। तो ये जो पूरी कैटेगरी है वो एंथुजियास्ट टाइप के जो पीपल हैं उनके लिए डिज़ाइन की जाती है। वर्क स्टेशन लेवल के जो पीपल हैं, यानी कि प्रोफेशनल टाइप के लोग जो प्रोफेशनल ऑडियो एडिटिंग, ऑडियो मिक्सिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग, ऐसा कुछ वर्क करते हैं, प्रोफेशनल लेवल का कोई भी वर्क जहाँ पे CPU इंटेंसिव कोई टास्क होता है, ऐसे लोगों के लिए ये पूरी कैटेगरी डिज़ाइन की जाती है। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में भी मल्टीपल i7s होते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी i3 या i5 देखने को नहीं मिलेगा। मेन स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे i3, i5, i7 तीनों मिल जाएंगे, लेकिन एंथुजियास्ट कैटेगरी में सारे के सारे i7 ही होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे i3 और i5 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जो लोड है, वर्कलोड वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे हैवी CPUs होते हैं, सारे के सारे i7 होते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो जैसे हम बात करें 5th जनरेशन की, तो 5th जनरेशन की ये जो एंथुजियास्ट कैटेगरी है उसमें 3 CPUs थे। तो जो एक सबसे पहला CPU है उसमें फिजिकली 6 कोर थी, 6 कोर वाला CPU था, फिजिकली 6 कोर, ठीक है। और हाइपर थ्रेडिंग की वजह से वो 12 कोर हो जाएगी। दूसरा एक जो CPU है वो भी 6 कोर था, लेकिन उसकी क्लॉक पहले वाले से हाई थी, एज वेल एज जो PCI एक्सप्रेस लेंस है उसका सपोर्ट ज़्यादा था। पहले वाले में 28 थी, इसमें 40 हो गई दूसरे वाले में। और जो उसकी जो क्लॉक है, बेस क्लॉक और टर्बो क्लॉक, वो भी हाई है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ कोर्स है वो 6 ही रहती है, लेकिन बिकॉज ऑफ हाइपर थ्रेडिंग 12 कोर हो जाती है। और जो सबसे हाई एक CPU होगा, हर एक जनरेशन में इंटेल अपना एक CPU ऐसा रखता है जिसको X के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि 5960X और 6950X या 4960X या 3960X। तो ये जो X वाला CPU है वो बिल्कुल एक्सट्रीम CPU है, सबसे हाई, पूरी जनरेशन का सबसे हाईएस्ट CPU। और इसमें जो नंबर ऑफ कोर्स होगी फिजिकल वो भी सबसे हाई होगी। यानी कि अगर हम 5960X की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ कोर्स है वो 8 हो जाती है। और 6th जनरेशन का अगर X कैटेगरी का CPU की बात करें 6950X, तो उसमें जो नंबर ऑफ कोर्स है वो 10 हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ हाइपर थ्रेडिंग वहाँ पे जो एक्चुअल नंबर ऑफ कोर्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेगी वो हो जाएगी 20, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। हर एक कैटेगरी की CPU इंटेल डिज़ाइन करती है। अब बात करते हैं ओवरक्लॉकिंग की। तो जैसे मेन स्ट्रीम की मैंने बात की, एंथुजियास्ट कैटेगरी की बात की। अगर आप देखोगे, जैसे मैंने कहा मेन स्ट्रीम में 3 CPUs होते हैं, लेकिन सिर्फ ये 3 कैटेगरी है, i3, i5, i7। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक जनरेशन में सिर्फ 3 ही होंगे। इंटेल अपनी हर जनरेशन के साथ i3, i5, i7 लॉन्च करती है। तो जैसे मेन स्ट्रीम की बात करें तो वहाँ पे अगर आप देखोगे किसी जनरेशन में मल्टीपल i3 होते हैं, मल्टीपल i5 होते हैं और मल्टीपल i7 होते हैं। तो कुछ CPUs हैं जो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जो ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड है। यानी कि अगर आप उस CPU के नाम के पीछे देखोगे तो K लिखा होगा। अब इस K का मतलब है कि वो अनलॉक्ड CPU है। अनलॉक्ड होने का क्या मतलब है कि उसका मल्टीप्लायर है वो अनलॉक्ड है, यानी कि बायोस में जाके आप उसका मल्टीप्लायर फिजिकली चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लायर चेंज करने की वजह से आप उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हो। इन शॉर्ट आप उसे ओवरक्लॉक कर सकते हो, या अगर आप अंडरक्लॉक करना चाहो तो अंडरक्लॉक भी कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ
ये पूरी एक कम्युनिटी हो गई जो ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करती है या ओवरक्लॉकिंग में बिलीव करती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एक पूरी ऐसी कम्युनिटी भी है जो ओवरक्लॉकिंग में बिलीव नहीं करती है। मैंने अपने ओवरक्लॉकिंग वाले वीडियो में बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया था। तो ऐसे यूजर्स के लिए ऐसे सीपीयू भी डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि लॉक्ड होते हैं, उनका जो मल्टीप्लायर है वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो एक स्टॉक फ्रीक्वेंसी पे ही चलेंगे, ठीक है। और वो अपने आप को अंडरक्लॉक तो कर सकते हैं, वो सीपीयू खुद करेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ऐसा सीपीयू है तो, लेकिन आप उसे ओवरक्लॉक नहीं कर सकते, ना वो सीपीयू खुद कर सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था, बहुत सारे लोग हैं जो ओवरक्लॉकिंग में बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ओवरक्लॉकिंग में नहीं बिलीव करते हैं। तो इन सबको ध्यान में रख के इंटेल को ऐसे अलग अलग कैटेगरी के सीपीयूज डिज़ाइन करने पड़ते हैं। तो मेन स्ट्रीम की अगर बात करें तो एक i3 होगा जो ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड होगा, एक i3 होगा जो नॉन ओवरक्लॉकेबल होगा, ठीक है, यानी कि ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते। और एंथुजियस्ट कैटेगरी में जितने भी सीपीयूज होंगे वो सारे के सारे ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड होंगे, क्योंकि ये एंथुजियस्ट टाइप के जो लोग हैं वो ओवरक्लॉकिंग में बिलीव करते हैं और वो डेफिनेटली अपने सीपीयू को ओवरक्लॉक करने ही वाले हैं, यही सोच के इंटेल उन सीपीयूज को डिज़ाइन करती है। तो एंथुजियस्ट कैटेगरी में आपको कोई भी ऐसा नॉन ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर नहीं मिलेगा, ठीक है। सारे के सारे प्रोसेसर के नाम आप देखोगे तो उनके नाम के पीछे के होगा, दैट मीन्स वो ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड है। और जिनके नाम के पीछे एक्स है वो भी ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड है, वो एक्स है दैट मीन्स वो एक्सट्रीम कैटेगरी का सीपीयू है, वो भी ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड है, ठीक है। वहाँ पे के नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकता, वो भी ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड है। तो 6950X की बात करें, 5960X की बात करें, जितने भी एक्स कैटेगरी के सीपीयू है जिनके नाम के पीछे एक्स आता है वो सारे के सारे ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड है, ठीक है। तो यही है सारे के सारे सीपीयूज इंटेल के अलग अलग मेन स्ट्रीम, एंथुजियस्ट, वर्क स्टेशन, i3, i5, i7, ठीक है। ये यहाँ पे हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर की डेस्कटॉप सीपीयूज जो होते हैं कंज्यूमर सीपीयूज उनकी बात की है। डेफिनेटली ऐसा एक पूरा इस वीडियो में Xeon पे भी बनाऊंगा जो कि सर्वर के प्रोसेसर होते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें मैंने वैसे मेंशन कर दी हैं, लेकिन अगर कुछ मैं भूल गया हूँ तो मुझे बताइए डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, मैं आपको डेफिनेटली अगले वीडियो में इसका अपडेट दे दूँगा। And I will definitely see you guys later in my next video. So till then, take care guys, learn more and spread the knowledge. Thank you so much.